नमस्कार दोस्तों, शुरू करते हैं इस कहानी का अगला अध्याय जो है अध्याय 14 अमर योद्धा, जो कि इस पुस्तक का आखिरी अध्याय होने वाला है। फिर हम बढ़ेंगे अगली पुस्तक की ओर जो है द हिडन नंदू पार्ट 2। दूसरे साथी ने बाहर का दरवाज़ा करीब करीब खाली कर दिया था और अब उसे केवल वीरभद्र एवं उसके बचे हुए 2 आदमी उसको पार करना था। डॉक्टर शाइस्ता ने कुछ साहस दिखाते हुए ओम को फिर से खोलना शुरू कर दिया। इसे भापते हुए नागेंद्र ने एलएसडी को दोनों को मार देने और ओम को उसके पास जीवित लाने का आदेश दिया। एलएसडी फिर से व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराई और डॉक्टर शाइस्ता एवं डॉक्टर बत्रा अपने दोनों हाथों से निशाना साधते हुए एक साथ गोली चला दी। डॉक्टर बत्रा अपनी सजगता के कारण तेजी से रास्ते से हट गए। दूसरी गोली ठीक तरह से अपनी निशाने पर लगी, परंतु उसे नहीं जिसके लिए थी। डॉक्टर शाइस्ता की आंखें ओम पर थी, ओम की एलएसडी पर और एलएसडी की शाइस्ता पर। इसलिए उसके शाइस्ता को गोली मारने से पहले ओम को सक्रिय होने के लिए कुछ समय मिल गया था। ओम ने बिना किसी मंतव्य के निस्वार्थ रक्षक को बचाने की कोशिश में शाइस्ता के बदले स्वयं को आगे कर दिया। गोली उसकी छाती पर लगी। शाइस्ता और ओम दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर गिर पड़े। एलएसडी को एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिना सोचे उसने शाइस्ता पर फिर से निशाना साधा। ओम फर्श पर पड़ा हुआ दर्द से छटपटाता असहाय देखता रहा और डॉक्टर शाइस्ता के सिर पर एलएसडी ने गोली मार दी। परिमल गुप्त रास्ते से सीधे पूछताछ कक्ष में पहुंचने के लिए रसोई से होता हुआ पीछे छिपे हुए कमरे में घुसा। दूसरी ओर पूछताछ कक्ष का मुख्य दरवाजा अब दूसरा धक्का सह पाने की स्थिति में नहीं रहा था। एलएसडी ने घायल ओम को कॉलर से पकड़कर दीवार की ओर खींचा और साथ ही डॉक्टर बत्रा के लिए चारों तरफ देखने लगी। बाहर गलियारे में वीरभद्र आदमी के इमारत में घुसते ही रसोई के दरवाजे से टकराते हुए पीछे गिर गया। परिमल पूछताछ कक्ष में घुसने के लिए पासवर्ड डालकर दरवाजे का ताला खोल रहा था। पूछताछ कक्ष के अंदर जहां एलएसडी परिमल के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, कुछ ईंटें गिरी। ओम शास्त्री का खून बुरी तरह से बह रहा था। आदमी ने अंतिम बार जोर से लात मारी और तभी दरवाजा टूटकर गिर गया। कमरे में सभी अंदर आने वाले चेहरे को पहचानते ही दंग रह गए। चेहरा उन छवियों में से एक था जो ओम की यादों में अंकित थी और इसलिए स्क्रीन पर भी दिखाई दी थी। यह वह आदमी था जिसे ओम हजारों वर्ष से खोजने की कोशिश कर रहा था। वह अतीत का प्रतीक था जो वर्तमान समय के सामने सीधा खड़ा समय को चुनौती देने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। वह थे परशुराम। उनके चेहरे पर क्रोध और रोष था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें थी जिनसे कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता था और इतने मजबूत हाथ जो पर्वत को भी ध्वस्त कर दे। दूसरी ओर उनका साथी, जिसे वे सब अश्वत्थामा के नाम से जानते थे, अंदर आया। वीरभद्र ने उसे देखा और तुरंत पहचान गया कि उसने उसे ओम की अश्वत्थामा एवं सुभाष चंद्र बोस की यादों में देखा था। वीरभद्र बुरी तरह से डरा हुआ नागेंद्र के कक्ष की ओर भागा। परशुराम ने जैसे ही ओम को देखा, जो एलएसडी द्वारा बंधक था और जिसका खून बह रहा था, उनकी आंखें तीव्र रोष से जल उठी। उन्होंने एलएसडी से ओम को बचाने के लिए अपना धनुष उठाया। तभी ईंट गिरी और दरवाजा खुल गया। एलएसडी के पीछे से परिमल अंदर आया। वह परशुराम पर आक्रमण करने के लिए तैयार था। इससे पहले कि वे एलएसडी को मार पाते, वह भागकर एलएसडी के सामने आ गया और परशुराम पर निशाना साध दिया। अपने आप को परिमल से बचाने के लिए परशुराम का निशाना चूक गया। इसी बीच एलएसडी छिपे हुए कमरे में घुसी और अपने साथ ओम को भी घसीटते हुए ले गई। ओम को बहुत दर्द हो रहा था और उसने पाया कि काफी खून बह जाने के कारण उसके लिए खड़े रहना भी असंभव था। डॉक्टर बत्रा स्टील की ऑपरेशन वाली मेज के पीछे छिपे यह सब देख रहे थे। परशुराम और परिमल दोनों ने एक दूसरे पर गोली चलाई, परंतु इस मुठभेड़ में परिमल एलएसडी एवं ओम को बचाकर निकाल ले जाने में सफल रहा। उसने एलएसडी को दरवाजा बंद करने वाला बटन दबाने के लिए कहा, जिससे वह फिर बाहर से खोला नहीं जा सकता था। एलएसडी ने बटन दबाया और परिमल अंदर घुसने के लिए दरवाजे की ओर भागा। परशुराम जान गए कि यह परिमल पर वार करने के लिए उनके पास आखिरी मौका होगा। इसीलिए उन्होंने अपना फरसा निकाला और दरवाजे पर क्रोध से चीखते हुए मारा। निशाना सटीक था। जिस ताकत के साथ हथियार फेंका गया था, वह परिमल के 2 हिस्से करने के लिए पर्याप्त था, परंतु उनके प्रहार से पहले ही दरवाजा बंद हो गया था और हथियार दरवाजे की दरार में फंस गया था। परशुराम दरवाजे की ओर भागे, पर वह जान गए थे कि देर हो चुकी है। परिमल ने गुप्त रास्ते को पार किया और उसके पीछे एलएसडी भी
ओम को खींचती हुई ला रही थी। वे रसोई में पहुंचे और गलियारे की तरफ बढ़ते हुए रहे, जो उन्हें नागेंद्र के कक्ष तक ले जा रहा था। उन्होंने वीरभद्र को रसोई के गलियारे की तरफ आते देखा। वह भी उसी स्थान पर जा रहा था जहां वे जाना चाहते थे। वीरभद्र ने भी उन्हें रसोई से हथियारों के साथ बाहर आते देखा। उनकी नज़रों का अनुसरण करते ही उसने ओम को देखा, जिसका रिश्ता हुआ खून उनके पीछे निशान बनाता आ रहा था। वीरभद्र यह दृश्य देखकर स्तंभित खड़ा रहा। उसकी अंतचेतना ने उसे परिमल पर निशाना साधने के लिए कहा। वह अपने अनुभवों से यह जान गया था कि हमेशा अंतस्व चेतना का पालन करना चाहिए। इसलिए उसने अपनी बंदूक उठाई और परिमल की ओर तान दी। तुम क्या कर रहे हो? आखिर तुम कौन हो? और घर जा। उसकी आवाज़ उस कांच के गलियारे में गूंज उठी। इसके बदले में परिमल ने अपना हथियार वीरभद्र की ओर तान दिया। एलिस ने हाथ के इशारे से परिमल को उसकी बंदूक नीचे करने के लिए कहा, परंतु परिमल ने मानने से इनकार कर दिया। एलिस ने तब धीरे से अपने हाथ से उसकी बंदूक नीचे की। वीरभद्र, हम भी तुम्हारी टीम का हिस्सा है। हम इसे नागेंद्र सर के पास ले जा रहे हैं। कृपया साथ चलो। यह घायल कैसे हुआ और नागेंद्र कौन है? वीरभद्र ने आंखें ऊंची करते हुए पूछा। एक आदमी ने हम सब पर पूछताछ कक्ष के अंदर हमला किया और इसे मारने की कोशिश की। हमने इसे किसी तरह बचा लिया। बाकी कुछ भी बताने के लिए समय नहीं है। हमें अपने बीच की चीज़ें सुलझाने से पहले एक सुरक्षित जगह पर पहुंचना होगा। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो कि हम एक टीम हैं। मुझ पर विश्वास करो। एलएसडी ने अपने झूठ को छुपाते हुए जवाब दिया। ओम ने एलएसडी का एक शब्द सुना, पर उसने कुछ नहीं कहा। बहुत अधिक दर्द के कारण वह बोल नहीं पा रहा था और वह यह भी जानता था कि सच जान लेने के बाद वीरभद्र उन पर हमला कर देगा। ओम यह भी समझ गया था कि वीरभद्र का इन दोनों कुशल लड़कों से जीत पाना संभव नहीं है। इसलिए उसने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। वीरभद्र ने कही गई बातों पर सहमति जताते हुए सिर हिलाया और उनके साथ कक्ष की ओर चल दिया। वीरभद्र ने अब ओम को पकड़ रखा था और उसे चलने में मदद कर रहा था। वीरभद्र के साथ बातचीत में जो समय नष्ट हुआ था, उसने अश्वत्थामा एवं उनके बीच की दूरी को घटा दिया था और अब वह उनसे बस एक मोड़ पीछे था। परशुराम भाग रहे थे, जिन्हें पूछताछ कक्ष से रसोई तक का लंबा गलियारा पार करना था, जो पूछताछ कक्ष के ठीक पीछे 3 मोड़ दूर था। कक्ष में नागेंद्र ने आखिरी बार स्क्रीन को देखा, यह हिसाब लगाने के लिए कि ओम को यहाँ तक लाने के लिए उन सबको कितना समय लगेगा। तब उसने स्क्रीन को बंद कर दिया और हिसाब लगाया कि वे 3 मीटर दूर हैं। फिर उसने स्क्रीन को एक तरफ सरकाया तो उसके पीछे दीवार पर लगा हुआ कोड से खुलने वाला ताला निकल आया। उसने फिर ताले की स्क्रीन के कीपैड पर कुछ बटन दबाए। अंदर बाहर निकलने वाले दरवाजे की दीवार को छोड़कर तीनों दीवारों में अचानक दरारें उभर आई। उसने फिर कुछ बटन दबाए और दरारों से चारों तरफ बहुत से दरवाजे निकल आए, जो विभिन्न दिशाओं की ओर अंधेरे रास्ते में खुल रहे थे। जैसे ही दीवारें हटी और दरवाजे दिखे, फर्श की 8 फीट एवं 5 फीट के आकार की टाइल अपनी सतह से नीचे धंस गई और अपने बराबर वाली टाइल के नीचे सरक गई, जिससे फर्श के नीचे छिपी हुई सीढ़ियां सामने आ गई। नागेंद्र ने सुरक्षित तरीके से पुस्तक को खून से सने लाल रंग के कपड़े में लपेट लिया, जिसे फिर एक बस्ते के अंदर कुछ दवाइयाँ और कुछ अन्य पुस्तकों के साथ छिपा दिया। अब वह परिमल व एलएसडी के आने की प्रतीक्षा करने लगा और उसने कीपैड फिर से स्क्रीन के पीछे छुपा दिया। परिमल और एलएसडी नागेंद्र के कक्ष के दरवाजे पर पहुंचने वाले थे, जिसकी सुरक्षा 2 सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। वीरभद्र उनके पीछे था, क्योंकि वह अपने साथ ओम का वजन भी ढो रहा था। वह पिछड़ गया था। अश्वत्थामा और परशुराम को उन्हें पकड़ने से रोकने के लिए कोई नहीं था। परिमल ने जैसे ही दरवाज़ा खोलने के लिए कोड डाला, अश्वत्थामा आखिरी बार मुड़ा और अब वह उन्हें देख सकता था। दोनों प्रतिद्वंदी लंबे गलियारे के दोनों किनारे पर खड़े थे, मुश्किल से 20 फीट दूर, और अश्वत्थामा के सबसे पास वीरभद्र था। अश्वत्थामा ने वीरभद्र पर निशाना साधा, जो ओम को पकड़े हुए था, और सतर्कता के साथ परिमल एवं एलएसडी की तरफ बढ़ा। वीरभद्र, एलएसडी और परिमल, जिनकी पीठ अश्वत्थामा की तरफ थी, बिना किसी अंदेशे के खड़े थे, परंतु सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें देख लिया और अंधाधुंध गोले चलाने लगे। वीरभद्र, एलएसडी एवं परिमल सावधान हो गए और उन्हें एहसास हुआ कि खतरा किसके पास मंडरा रहा था।
अश्वत्थामा का निशाना अब सुरक्षाकर्मी की ओर चला गया था। जैसे ही उन्होंने एक के सिर में गोली मारी, एक गोली उनके पीछे से आकर दूसरे की छाती में लगी। पीछे मुड़ने पर उन्होंने परशुराम को सफल निशाने के बाद हाथ नीचे करते हुए पाया। इसी बीच परिमल और एलएसडी ने कक्ष में घुसकर अंदर से अपने दुश्मनों पर एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया। वीरभद्र ने इस प्रभाव में कि वह सही लोगों के लिए लड़ रहा है, ओम को दीवार के साथ नीचे लेटा दिया और ओम तथा टीम के अन्य सदस्यों को बचाने के लिए बहादुरी से लड़ा। उधर पूछताछ कक्ष में डॉक्टर बत्रा अभिलाष के पास खड़े थे, जिसे परिमल ने तब धोखे से चुपचाप मार दिया था और फिर डॉक्टर शहिस्ता के पास जाकर फूट फूट कर रो पड़े। जैसे ही उन्हें यह एहसास हुआ कि उनका जीवन अब भी दांव पर लगा हुआ है, उनका दुख गायब हो गया। वे अभी जीवित थे, पर कब तक यह नहीं जानते थे। दूर से आती गोलियों की आवाज़ ने उनके विचारों को भंग कर दिया। उन्हें इमारत की दूसरी तरफ से बचकर निकलने के लिए योजना बनानी थी। उन्होंने सबूत और जमीन पर फैले ओम के खून का सैंपल, एलएसडी का लैपटॉप, ओम की फाइल जिसमें उसके द्वारा प्रयोग किए गए सभी नाम व तस्वीरें थी, इकट्ठे किए और इमारत से चुपके से बाहर निकल गए। परशुराम द्वारा पहली गोली कंधे में और फिर अश्वत्थामा द्वारा उसकी छाती पर पेट में मारने से पूर्व वीरभद्र एक सच्चे सैनिक की तरह लड़ा। वह ओम की गोद में गिर पड़ा और उसे बचा न पाने के लिए क्षमा याचना करते हुए ओम के चेहरे की ओर देखते हुए मर गया। ओम की आंखें आंसुओं से भर गई। एलएसडी कक्ष के अंदर से चीखती हुई अपनी मुट्ठी जोर से दरवाजे पर मार रही थी, जो ओम एवं वीरभद्र और उसके बीच था। उसने वीरभद्र की ओर देखा और एक अंतिम बार उसे देखने की उसकी इच्छा हुई, परंतु परिमल ने उसे रोक दिया, क्योंकि वह जानता था कि दुश्मन ज़्यादा दूर नहीं है। ओम जैसे ही एलएसडी के चीखने की तरफ मुड़ा, उसने अपनी धुंधली नज़र से नागेंद्र को परिमल और एलएसडी के साथ खड़े देखा। वह नागेंद्र को थोड़ा सा पहचान पाया। परिमल ने दूसरा दरवाज़ा मन मारते हुए बंद कर दिया। अश्वत्थामा ओम की ओर भागा, यह देखने के लिए कि वह ठीक तो है, और परशुराम कक्ष में बंद दरवाजे की ओर भागे। गुरुजी, इसका बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, अश्वत्थामा चिल्लाए। परशुराम दरवाजे पर विस्फोटक लगाने में व्यस्त थे और बोले, उसकी कमीज फाड़कर घाव पर कसकर बांधो। वह मर नहीं सकता, पर वह बेहोश भी नहीं होना चाहिए। उसे इस दरवाजे से दूर ले जाओ और हर समय उसके साथ रहो। मैं उनके पीछे जा रहा हूँ। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। अश्वत्थामा ओम को वापस रसोई में ले गए और प्राथमिक चिकित्सा के बक्से की खोज करने लगे। ओम एक मेज पर लेटा था। ओम ने पहले परशुराम को और फिर दरवाजे की ओर देखा। तभी उसने खुद को कुछ बोल न पाने की स्थिति में पाया। उसके पास इतने सवाल थे, परंतु वह धीरे धीरे अपनी चेतना खो रहा था। मैं युगों से आपकी खोज कर रहा हूँ। मैं जानता था आप हो। वह किसी तरह से बोल पाया। तुम हमेशा से हमारी निगाह में थे। हमने कभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। तुम हमें कभी ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि हम यह नहीं चाहते थे। अश्वत्थामा ने खुलासा किया। आप यहाँ कैसे पहुँचे? हम तुम्हारे बैंक के लॉकर से कुछ आदमियों का पीछा करते हुए यहाँ रोज द्वीप तक आए। ओम यह सब सुनकर हैरान रह गया। उसे तब इस सच्चाई का एहसास हुआ कि वह जब इस स्थान पर नज़रबंद था, लोग श्रीलंका की गुफाओं तक भी पहुंच गए। परेशान होकर उसने पूछा, पुस्तक कहाँ है? अश्वत्थामा के चेहरे पर निराशा छा गई। वह उनके पास है, उनके कब्जे में। गुरुजी उनके पीछे गए हैं, अश्वत्थामा ने हताश होकर कहा। आप मेरे लिए यहाँ क्यों आए? आप मुझे क्यों बचा रहे हैं? ओम ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे पास अंतिम चरण की चाबी है। ओम आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपने मस्तिष्क में बढ़ते दबाव एवं भारीपन से जूझते हुए उनकी ओर देखा। धीरे धीरे उनका मस्तिष्क अंधकार में डूब गया और वह मेज पर उनके सामने गिर गया। एलएसडी एवं परिमल कक्ष में घुसे और उन्होंने अपने बॉक्स के साथ अपने आप को उस टाइल के नीचे छुपा लिया जिससे सीढ़ियाँ निकलती थी। टाइल फिर से अपने सही स्थान पर आ गई। परशुराम ने लोहे का दरवाज़ा उड़ा दिया और वे नागेंद्र के कक्ष में घुसे। उन्हें बहुत सारे दरवाजे दिखे और तब वे उलझन में आ गए कि अपने दुश्मनों का पीछा करने के लिए कौन से दरवाजे को चुने। अब परशुराम ने चारों तरफ देखा। उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। उन्होंने बेतरकीब ढंग से एक दरवाजे को चुना और उसे खोला। एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। परशुराम ने उसके अंदर तेज भागना शुरू किया, परंतु दूसरा सिरा बंद पाने के बाद वे बेचैन हो उठे। उन्होंने दूसरे रास्ते से कोशिश की, परंतु सब व्यर्थ रहा। उन्होंने सुविधा केंद्र के विभिन्न कोनों में जो विस्फोटक लगाए थे, वे अब किसी भी समय फट सकते थे, जिनसे ओम व अश्वत्थामा अनभिज्ञ थे। इसलिए वह वापस रसोई की ओर भागे
वहाँ उन्होंने अश्वत्थामा को ओम के शरीर से गोली निकालते हुए पाया। एलएसडी, परिमल और नागेंद्र वहाँ बिल्कुल नहीं रुके। रास्ता कुशलतापूर्वक बनाया हुआ पूरी तरह से गुप्त था। वह समुद्र के किनारे पर खुल रहा था। तीनों खुले आकाश के नीचे रेतीली भूमि पर थे। एक पनडुब्बी उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। वे उस पर चढ़ गए और पुस्तकों सहित द्वीप को छोड़कर चले गए। परशुराम अश्वत्थामा के साथ जैसे ही इमारत से बाहर आए, वह ध्वस्त हो गई। सुरुचिपूर्ण ढंग से बना सुविधा केंद्र कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गया। उनके शस्त्रों ने भी यह घटते हुए देखा। यद्यपि द्वीप के दूसरे छोर से पुस्तकें कहाँ हैं? अश्वत्थामा ने पूछा। वे उनके पास है, परशुराम ने जवाब दिया। और वे कहाँ हैं? पता नहीं, परंतु पुस्तकें उनके पास है। हमारा अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम ओम की सुरक्षा करना है। उसके लिए यही समय है कि वह अपने छुपे हुए अस्तित्व को जाने। अब उसे सत्य जानना चाहिए कि वह मृत्युंजय बनने से पहले कौन था, क्योंकि जब हम अगली बार उनका सामना करेंगे वही हमें बचाएगा। पर अब हम उन्हें कैसे ढूंढें? हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि वे कहाँ गए होंगे। अश्वत्थामा बेचैन होते जा रहे थे। वे हमारे पास आएंगे, हमें उन्हें ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा। वे क्यों हमारे पास आएंगे? उनके पास वह पहले ही है जो वह चाहते थे। वे जल्दी जान जाएंगे कि अमृत के ताले की अंतिम चाबी हमारे पास है। परशुराम ने ओम की तरफ देखते हुए कहा। उन्हें ओम के शरीर के बहते हुए धन्वंतरि के रक्त की एक बूंद की आवश्यकता अमृत की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए पड़ेगी। इसके लिए वे हमें फिर से खोजते हुए आएंगे। द्वीप के दूसरे किनारे पर मृत्यु से भयभीत डॉक्टर बत्रा खून का सैंपल लिए छिपे हुए थे। गुरुजी, अब हम क्या करें? अश्वत्थामा ने पूछा। हमें केवल प्रतीक्षा करनी है, परशुराम ने अश्वत्थामा को आश्वासन दिया। परशुराम शिला के किनारे पर क्षितिज में डूबते हुए सूर्य की सौंदर्य को निहारते दृढ़ता के साथ खड़े थे। अश्वत्थामा ने ओम से पूछा, तुम्हारे क्या विचार हैं? वह कौन था? नागेंद्र, ओम ने जवाब दिया। यह कैसे संभव है? नागेंद्र तो बहुत पहले ही गायब हो चुका था, अश्वत्थामा ने पूछा। परशुराम ने सागर के किनारे शिला पर खड़े हाथ बांधे डूबते सूर्य को देखते हुए उत्तर दिया। बहुत पहले गायब, मरा नहीं, केवल गायब। पनडुब्बी में नागेंद्र बेसब्री से पुस्तक पढ़ने लगा। परिमल पनडुब्बी को चलाकर द्वीप से दूर ले गया। एलएसडी की आंखें शून्य थी। बहुत दूर क्षितिज पर सूरज अपने पीछे अंधकार छोड़ते हुए नीले आकाश की चमक को लिए डूब रहा था। संध्या तक वे सागर के समीप शिला के ऊपर एक और लहर के टकराने की प्रतीक्षा में खड़े रहे, क्योंकि इससे पहले वाली लहर उसे तोड़ने में नाकाम रही थी। तो दोस्तों, हम खत्म करने जा रहे हैं द हिडन एंड चैप्टर का पहला पार्ट, और इसी बीच में आपको वर्ष 2041 की कुछ कहानी सुनाना चाहूँगा। बने रहिए। वर्ष 2041। जैसे ही पृथ्वी अपने पानी की बोतल से जो उसके बस्ते में थी एक घूंट पानी पीने के लिए थोड़ी देर रुका, श्रीमती बत्रा तेजी से बोली, तुम्हें यह सब कैसे पता? तुम कौन हो? तुम क्यों ओम शास्त्री को ढूंढ रहे हो? पृथ्वी ने अपने प्यास बुझाई और श्रीमती बत्रा के नए प्रश्नों को सुना तथा शांति से उनकी आंखों में देखते हुए अपनी बोतल को वापस बस्ते में रखने के बाद जवाब दिया, क्योंकि वह मेरे पिता हैं। प्रतीक जो सबसे छोटा प्रतीत होता है वह विशालतम हो सकता है। युगों का अंतहीन ब्रह्मांडीय चक्र सतयुग से शुरू होकर त्रेता युग और द्वापर युग से होता हुआ कलयुग पर समाप्त होगा और एक बार फिर सतयुग से उसका आरंभ होगा। अतुल्य भारत में एक रहस्यमयी खोज। 7 अमर लोगों में से एक ढूंढे गए 2 लोग, अन्य वेद व्यास, हनुमान, राजा महाबली, कृपाचार्य और विभीषण कहाँ हैं? ओम शास्त्र की काल निरपेक्ष यात्रा सभी युगों से जारी है। क्या अमर लोगों के लिए भी समय समाप्त हो सकता है? बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका पूर्ण रूप से पूरी कहानी सुनने का। तो आइए मिलते हैं अगली कहानी जो है द हिडन नंडू पार्ट 2। और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।